देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सभी सोल्व पेपर लगवाए जा रहे हैं, यानी 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ कंप्लीट कराए जा रहे हैं और करा भी दिए गए थे। वो लॉन्ग वीडियोस थी, बहुत लॉन्ग थी और अब थोड़ी शॉर्ट हैं, तो आप सभी कोई भी जाकर देख सकते हो। सभी NCERT भी करवाई गई है कि ओनली हमारी पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी सी रह गई और सभी करवा दी। तो आप सभी जाकर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को, उसमें नंबर वाइज क्लासेस हैं जिससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो नए आए हुए हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाएगा और आप सभी डेली पेपर्स लगाते रहोगे। क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि NCERT थ्योरी के साथ साथ पेपर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आज की डेट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा CTET पेपर 2 का क्वेश्चंस, है ना। तो आज है हमारा क्या, आज है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन। किसका है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन। इसको करेंगे, इसको अटेंड। और जहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जहाँ हम छोड़ते हैं वहीं से आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज? विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि किस चरण में जो विकास होता ना, उसके किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन लगभग। तो अगर जिसने थ्योरी, सभी जिसने पेडागोजी की थ्योरी और एवं SST की थ्योरी कर चुके हैं, वो आराम से अपना आंसर लगाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। उन्हें लगेगा जल्दी जल्दी करवा दिए जाएं, और जिसने नहीं करी है उन्हें दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप सभी थ्योरी जरूर साथ में कीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि दोनों ज़रूरी हो। हमारा पेपर आने ही वाला है एग्जाम, तो जल्दी जल्दी आप लगे रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था, ना कि शेषावस्था, ना प्रारंभिक अवस्था, ना माध्यमिक अवस्था। जो विकास के चरण में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं वो होते हैं किशोरावस्था में, और सक्रिय खोज पर बल देते हैं अपनी पहचान की। तो कि हमें क्या करना है, क्या गोल है, वो किशोरावस्था में होता है सब। तो हमारा फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ के देखते हैं। तो कथन और तर्क दिए गए हैं, इनको पढ़ के हम आंसर देंगे। तो भाषा विकास केवल शेषावस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शेषावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, या शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो हमारे दोनों सही हैं, या व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें लग रहा दोनों ही गलत हैं कि केवल शेषावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी हमारा गलत है और साथ में ये भी हमारा गलत है, दोनों ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ए और आर दोनों गलत हैं, है ना। तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते तो देखते हैं कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है और विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, और विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। तो हमारे इनमें से कौन से सही हैं, कौन है जो विकास के विषय में वक्तव्य सही बता रहे हैं? तो ये हमारी इनमें ओनली वन बी छोड़कर हमारे तीनों सही है, यानी ये C, D। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, कि तीनों ही सही है। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं। तो वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन और आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है और इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो हमारा ये कौन से भाग में आ जाएगा? हमारा ये श्रेणी होती है हमारी, इनमें से कौन में आ जाएगा? यानी अमूर्त चिंतन या मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित सक्रिय या श्रेणीबद्ध कार्य या वर्गीकृत कार्य। तो ये हमारा आ जाएगा सब किसमें? क्योंकि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों में संबंधित हैं उनको हमें जानना है, तो वो अमूर्त चिंतन में आ जाएगा। और हमारा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आता है ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन का क्वेश्चन निकाल सकते हो, अगर थ्योरी पढ़ रहे तो,
क्योंकि वन लाइनर में नहीं इतना समझ आता है हमें। तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है, साथ में थ्योरी करिए, इसी चैनल पर करवाई गई रही, और पेपर भी लगाइए, तो हमारा दोनों हो जाता है, आकलन भी हो जाता है और हमारा पढ़ना भी हो जाता है। देखो, तो अमूर्त चिंतन में आ रहा है, ये आंसर राइट है, अमूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन कब वो आता है बच्चे में, तो वो आता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन आ जाता है, अमूर्त है ना, तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे देखते हैं, तो आगे है हमारे कि पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता, या भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग, या सकारात्मक, नकारात्मक, पुनर्वलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, या अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो देखो, आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता तो पियाजे के अनुसार जो 4 तत्व विकास के होते हैं वो होते हैं जो प्रभावित करते हैं विकास को, तो वो होते हैं परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। तो ये 4 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है आगे कि लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। तो देखते हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों के मुख्य सिद्धांत, इन दोनों के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। तो बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, या बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, या भाषा व सोच के बीच संबंध, या सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल जटिल। तो देखो, इन दोनों में जो सिद्धांतों में मुख्य भेद पाया जाता वो है भाषा और सोच के बीच संबंध। भाषा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार और सोच के बीच संबंध जीन पियाजे के अनुसार, है ना, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है, या बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं, या अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, या अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जुड़ते हैं। तो देखो, लेव वाइगोत्स्की का जो विश्वास था वो था किसमें, कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ये विश्वास था किसका, लेव वाइगोत्स्की का, तो इनका था। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, और उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो देखो, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में जानना हमें, तो आप सभी जानते हैं कि हिंज की दुविधा थी, वो उन्होंने बताई थी ये कहानी, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो देखो, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, राइट। तो ये हमारा सही है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उपदेशक होना चाहिए व सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि कैसे नियंत्रण में तो नहीं रख सकते, गलती हो जाएगा। बट छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व, राइट, पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना ही चाहिए। फिर है केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल नहीं, ये गलत है। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर क्यों बल देना चाहिए, आत्म प्रेरणा पर भी तो बल देना चाहिए। तो छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए, राइट। तो हमारा फर्स्ट और डी, यानी ये और डी बिल्कुल राइट है, बाकी गलत है। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये डी नहीं, बी और डी राइट है। ये तो गलती ठहरा दिया था ना कि नियंत्रण नहीं होता है, पूर्व ज्ञान को जोड़ना होता है। तो बी और डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। जो हमारा मूल्यांकन है उसको क्या सूचित करना चाहिए कि वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, यह या दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, या फिर विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा, या उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऐसे कैसे हम बच्चों को इतना गंदा बोल सकते हैं। तो ये हमारी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा,
कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा करना चाहिए। ये सूचित में मूल्यांकन की सूचित में रखना चाहिए। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना चाहिए, या विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, या विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, या विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर बन रहा है वो है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति करना चाहिए, यानी हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण, देखभाल करने वाली, संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। तो स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का उदाहरण, या जेंडर पक्षपात का, या जेंडर समानता का, या जेंडर समता का। तो देखो जो हमारा संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका है, उदाहरण है, तो वो है जेंडर पक्षपात का। किसका? जेंडर पक्षपात का हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, या उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, या उनकी नकल करने की गति माप कर, या उनकी बैठने की परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उनका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा। तो दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ देखो कि नहीं करता है, नहीं तो कोई बोले करता है तो कुछ भी आंसर लगाया। तो अनुक्रिया उद्दीपन संबंध नहीं करता, या पाठ नहीं, या भाषा नहीं, या सामाजिक अंतःक्रिया नहीं। तो देखो पाठ, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया ये लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित करता है। जो नहीं करता वो है अनुक्रिया और उद्दीपन संबंध। क्या है? अनुक्रिया और उद्दीपन संबंध। तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर देखते हैं हम कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखो कौन सा सही नहीं है इनके अनुसार। तो बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। अगर आपने नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इसका आंसर लगा ले जाओगे। आपको और क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, एक पढ़ोगे लग जाएगा, क्योंकि इसी में बता रहा है, वो बोल रहा सही नहीं है। तो वह क्वेश्चन ही पहले ही बता दिया कि नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार ये मानकीकृत नेगेटिव में आता है, तो ये सही नहीं है भाई, पहले ही गलत बता दिया उसने। ये भी सही है, ये भी, तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने वहीं बता दिया। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ये सभी जानने के लिए सभी वीडियो जरूर देखनी होगी, क्योंकि देखो लिंक वाइज होता है, आपको पता ही। जैसे हम पेडागोजी पढ़ते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो लिंक करके समझाते हैं हम। पिछली पढ़ाई को लिंक कर के समझाते हैं। तो हमें भी वैसे ही समझना है। हम पिछला पेपर लगा रहे हैं, उसमें हमें कितना अनुभव हुआ, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में, फोर्थ में, उस प्रकार से हमारी गति बढ़ती जाती है और हम इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल डर नहीं लगता है, बहुत इंटेलिजेंसी रहती, वाव हम कर ले जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इतना हम लगा चुके हैं सब कुछ। तो हम पढ़ते रहेंगे तो हमारी ज़रूर जटिलता है जो बहुत बढ़ेगी, और हम कोई भी पेपर आसानी से लगा पाएंगे और निकल पाएंगे। तो उसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंसी बना के रखना है, कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी बना के रखना है। तो डेली पढ़िए और पेपर लगाइए और सभी को शेयर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा आगे की वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके अनुसार आपको
पहले वीडियो मिल जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पर। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।